आपने क्या किया, एक कांग्रेस का 4 साल 5 साल पुराना 17 साल पुराना आदमी को 4 बार का एमएलए को उठा के टिकट सीधे दे दिया, कोई मशवरा नहीं किया। फिर अब तरक्की कौन करेंगे? आरजेडी के लोग अब साइड हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग तरक्की करने लगेंगे। तो हमारे लोग सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए हैं क्या? मैंने पहली दफा फर्स्ट टाइम देखा है जिला पदाधिकारी महोदय को वो मेमोरेंडम देते हुए। इनके शायद पैर कपकपाते हैं एसपी साहब और डीएम साहब से मिलने से, ये खौफ खाते होंगे। अब तक कोई मीटिंग नहीं साहब, 17 साल अल्लाह ने आपको राजा बनने का मौका दिया यहाँ का। 17 साल की कुर्सी संभालने के बाद भी राजा माने रखता है कुर्सी की, सब किसी के नसीब में नहीं होता है क्या? देखिए, इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक जहाँ से है, मैं इलेक्शन का इरादा कर चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला, चूँकि जितने मेरे चाहने वाले हैं, सलाहकार हैं, मशवराकार हैं, सबकी सोच है, ख्वाहिश है कि नहीं आपको आना चाहिए। तो क्षेत्र थोड़ा बता दीजिए सर। क्षेत्र बहादुरगंज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। महतरम नाजरीन, पंचायत समाचार में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं AIMIM के पुराने कार्यकर्ता और सीमांचल में MIM को सींचने वाला जनाब मासूम रज़ा साहब के। आपको बता दें कि MIM को अगर कोई सीमांचल की सरजमीन पर और ख़ासकर किशनगंज की सरजमीन पर कोई जानता है तो इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पुराने कार्यकर्ता के तौर पर काम किए हैं और दिल व जान से उस सींचने में काम किए हैं। हम उनसे कुछ सियासी सवाल जवाब करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो पूरी तफसील दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंचायत समाचार में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत खुशामदीद सर, आपका, आपकी टीम का। सर अब रुजू करते हैं सियासी सवाल की तरफ कि कुछ महीनों बाद विधानसभा का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में अभी से इलाके में चर्चा होने लगा है विधानसभा को लेकर, और आपने अभी कुछ दिन पहले MIM से इस्तीफा दिया है, तो इसकी असल वजह कुछ जानना चाहते हैं सर। ऐसे तो बहुत बार बोल चुका हूँ मैं इस मसले पर। असल में जहाँ आप काम करते हैं, जिस पार्टी को सींचने का काम, मैंने इससे पहले कोई प्रॉपर वे पार्टी ज्वाइनिंग नहीं की थी। MIM को प्रॉपर वे मैंने पार्टी ज्वाइनिंग की, उसके 2 पद में भी रहा, कार्यकर्ता के रूप में भी काफ़ी लंबा वक्त रहा, और जिससे एक बड़ी उम्मीदें थी, वाबस्ताएँ थीं, इनसे एक लगाव था। इसीलिए बिना सोचे बिना समझे 11 साल हो गए इसमें, 11 साल के बाद मैंने अपना रास्ता अलग किया। तो ये तो मालूम है, आप लोग लक्ष्मीपुर से हैं, लक्ष्मीपुर क्या, उसके बराबर में लोहागड़ा क्या, उसके बराबर में आप देख लेंगे कोना कोना, मुझे लगता है हज़ारों सैकड़ों बार मैं गया हूँ। मैं लोगों के बीच हमेशा रहा, इसको लेकर के मीटिंग करता रहा। कभी एहसास मुझे नहीं हुआ कि हक़ की बात करने वाली पार्टी, हुकूक की बात करने वाली पार्टी और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, और ख़ास तौर से जब हमें ये सपना दिखाया गया कि हम सीमांचल के लोगों का उत्थान करने के लिए आए हैं, क़यादत यहाँ के नौजवानों के हाथ में देने के लिए आए हैं और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, गरीबों को मजबूत करने के लिए आए हैं, एक बड़ा सुनहरा सा ख्वाब लगा। लेकिन जब इसकी हकीकत पर वाबस्ता होने लगी धीरे धीरे, तो पता ये चला कि गुमराह कुन कुछ लोग हैं जो शायद अख्तरुल ईमान साहब को या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई वही परंपरागत जो पार्टियां हैं कि किसी की पार्टी से दमंग है, छीन के लाओ, उनको टिकट दे दो, दूसरी पार्टी का बुला के लाओ, उसको टिकट दे दो, जीत जाएगा। जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, लोग हमारे कार्यकर्ता इतने सारे हैं, इनको संभालना कोई आसान बात नहीं है। आज भी अल्लाह का करम मेरे साथ है, चूँकि MIM पूरी टीम लगभग इस्तीफ़ा दे चुकी है, तो मेरे साथ बने हुए हैं। तो दुख दर्द में मासूम रज़ा शामिल हो रहा है। अभी अभी एक साहब हैं हमारे, मुझे पूर्वी बेल्ट का अभी उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाना पड़ेगा। मैं कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखता हूँ, अल्लाह का करम है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। सिर्फ मेरा क्षेत्र का ही दौरा नहीं होता है,
तो ये समस्याएं, हालात, क्रिकेट, जलसा, फुटबॉल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जिसको सारी चीज़ों को समेटते हुए अब तक मैं 11 साल हो गया चला, उफ़ तक भी नहीं किया। बिहार सदर जनाब अख्तुल इमान साहब कह ले हमसे कि भाई कभी इसके बारे में कहा क्या कि पार्टी सिंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है, सारे लोगों को लेके चल रहे हैं, बूथ लेवल कमेटियाँ हैं पूरे विधानसभा में। क्या इनके लिए मैंने कभी शिकायत करी? नहीं करी। फिर भी इन सारे लोगों ने प्रस्ताव ले लिया, मेरे पास प्रस्ताव की कॉपी पड़ी हुई है कि मासूम रज़ा साहब होंगे हमारा कैंडिडेट। मैंने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया कि भैया मेरा नाम आप लोगों ने ले लिया, लेकिन अगर बिहार सदर को पसंद ना हो या किसी वजह कर कोई बात अगर कहीं अटक जाए तो भैया हमारे साथ एक मशवरा करके भी तय करने का हमने रास्ता रखा कि मैं नहीं तो भाई फलां फलां साहब हैं हमारी पार्टी में जो विधायक लेवल के आदमी हैं, बन सकते हैं। फिर भी अगर हम 2-3 लोगों में भी अगर आपको कार्यकर्ताओं के बीच अगर नहीं आता समझ में, तो फिर बाहर के लोगों के लिए भी विचार विमर्श था। कहीं से भी इन लोगों ने विश्वास में कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर की तरह समझा लेने की कोशिश नहीं की। ज़रा ये बता दें एमआईएम के मेरे वो नौजवानों जो मेरे ऊपर आज लांछन लगाते हैं, कमेंट करते हैं, क्या सिर्फ तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए इस इलाके में हो? नौजवानों ज़रा बताओ, अंजार साहब जीत गए, आज तरक्की कौन कर रहे हैं? आरजेडी के लोग कर रहे हैं। क्या रोल था अंजार साहब को जिताने में? एमआईएम के लोग 10 साल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के बाद अंजार साहब को हम लोगों ने 5 साल उधर का रह गया, 5 साल इधर चला गया। 5 साल 2015 से लेकर के 2020 के बीच 5 साल और 4 साल इधर गुजर गया, 4.5 साल। ये 10 साल में एमआईएम का लड़का जिन लोगों ने सींचा, जो आज कुछ लोग मेरे साथ है, कुछ जो नहीं हैं, जो मेरे ऊपर आज क्रिटिसाइज करते हैं, आरोप लगाते हैं, ज़रा उनसे मेरा सवाल है, ज़रा आप बताने का काम करेंगे कि तुमने इन लोगों के ज़रिया सत्ता में रहने के बाद भी एक पेन खरीदने का पैसा कमाया है क्या? रोजी रोटी, हलाल रोजी रोटी का ज़रिया कभी देने की कोशिश की क्या? क्या इतने काम हो रहे हैं इलाके में, पुल पुलिया हो रहा है, रोड हो रहा है, कलभट का काम हो रहा है, स्कूलों में काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इतने खनन का काम हो रहा है, ना जाने हमारे लड़के कहीं रोज़गार से जुड़े क्या? जिंदाबाद मुर्दाबाद से रोज़गार हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। हमारे लड़कों को फ़ायदा कैसे? अब आपने क्या किया, एक कांग्रेस का 4 साल 5 साल पुराना 17 साल पुराना आदमी को 4 बार का एमएलए को उठा के टिकट सीधे दे दिया, कोई मशवरा नहीं किया। फिर अब तरक्की कौन करेंगे? आरजेडी के लोग अब साइड हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग तरक्की करने लगेंगे। तो हमारे लोग सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए हैं क्या? हमने अपने लोगों के लिए क्या किया? क्या किया हम लोगों ने इन 15 सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर एमआईएम में रहते हुए? अख्तुल इमान साहब के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, अख्तुल इमान साहब की टीम जवाब दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपने हमारे लड़कों के लिए क्या किया, बहादुर के लड़कों के लिए? ये सीधा सवाल है सर आपसे। आपने कभी सोचा क्या कि हमारे लड़के कैसे चलेंगे? हजारों लड़के हैं साहब, हजारों लड़के हैं, इनके लिए सोचा क्या? कभी दिल नहीं आपका तड़पा? कभी तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ होती है। इस तरह का फैसला बहुत तकलीफ देकुन है। एमआईएम के वो सारे लड़के मायूस महसूस हुए हैं, मायूसी उनमें छाई जब यहां पर तौसीफ साहब का नाम का ऐलान अचानक कर दिया जाता है। हम लोगों ने शुरू से इस बात का प्लान किया हुआ था। जब अंजार साहब पार्टी छोड़कर गए थे, अंजार साहब थे पार्टी में, कोई बात नहीं साहब, हमेशा बिहार सदर जनाब अख्तुल इमान साहब मासूम रजा को दबाया, कोई बात नहीं, ऐ मासूम तुम साथ में रहना, मासूम तुम कुछ नहीं बोलोगे, खामोश रहोगे तुम, मासूम तुमको लेके चलना है। ना जाने कौन क्या, मैंने कभी शिकायत नहीं की अंजार साहब की, अख्तुल इमान साहब से मैंने कभी नहीं की। अंजार साहब से क्या, मैंने किसी से नहीं की, पार्टी के किसी साहब से, ओबीसी साहब से कई मुलाकातें हुई, मैंने शिकायत नहीं की। लेकिन हो सकता है मेरे बारे में कोई शिकायत कर रहे हो, क्या कह रहे हो, हमेशा मुझे दबाने का काम किया। लेकिन जरा अख्तरुल इमान साहब को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्सी किसी को मिलती है और बहादुरगंज के तरक्याती कामों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार से जोड़ने के लिए, तालीम की अच्छी संरचना यहाँ पर कायम करने के लिए, जरा बताइए एक मीटिंग में बुलाया गया क्या? एक मशवरा लिया गया क्या? चले मासूम रजा छोटा सा आदमी है,
हम में से किसी एक साहब का नाम बता दे। तो मैं तो अख्तरुल ईमान साहब पर न कहूँगा, आपने टिकट दिया, आप बाहर से लाए, आपके कहने पर हम लोगों ने जिताया। क्या इस तरह की मीटिंगों में शामिल होने की ज़रूरत थी या नहीं? मशवरा से भी गए हम लोग। इसीलिए हम लोग इस बार टाइट थे कि पार्टी के अंदर का ही किसी न किसी को टिकट मिले, बाहर का नहीं चलेगा। अगर बाहर का चलेगा तो कार्यकर्ता उनकी सहमति से होगा, उसके मशवरे से हो, उनके मशवरे से होगा, ताकि वो उनके दबाव में रहे। हमें आइंदा आने वाला 5 साल काम करने में आसानी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दरकिनार किया गया। हर हालत में इसको दरकिनार किया गया। क्या कार्यकर्ता सिर्फ सींचने के लिए है? जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए ओवैसी साहब आ रहे हैं, बागडोगरा जाइए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए दूसरे राज्यों में चले जाइए, बैनर पोस्टर लगाइए, जगह जगह संगठन खड़ा कीजिए, हमारे लोगों के साथ कहीं हालात हो जाए उनके साथ खड़ा हो जाइए, धरना दीजिए। सिर्फ यही सब करने के लिए है क्या? ये सब किसी का परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं है क्या? परिवार है ना भाई, माँ बाप है ना, मुझे जिन्होंने पैदा किया उनका हुकूक मैं अदा कर पा रहा हूँ क्या? सारी चीज़ें हमने लगा दिया, सारा तंत्र आपके लिए लगा दिया। आपने क्या किया साहब? इसीलिए हमारा ये फैसला हुआ था। हमने 25 को उन्होंने ज्वाइनिंग किया हैदराबाद में, 26 को हमने आनंद फानन में ही मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुला करके ऐलान किया था। 30 तारीख तक का वक्त दिया था और 30 तारीख तक कोई फैसला नहीं हुआ तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। सर कहीं ना कहीं सीमांचल में और खासकर अख्तरुल ईमान पर बिहार अध्यक्ष होने के नाते इससे पहले भी इल्ज़ाम आया है कि वो पैसा लेकर के टिकट बेच देते हैं। फैसला लेंगे तो कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा ना, लगाएगा क्यों नहीं? क्यों कर नहीं लगाएगा? ज़रा बताइए तो, किस लिए आपने उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? क्या कुर्बानियाँ रही इस पार्टी के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, इसे सींचने के लिए? क्यों आया वो MIM में? वो जो कांग्रेस का वफादार ना हो सका, कांग्रेस में रहते हुए विधान परिषद में भी बीजेपी को साथ दिया और राज्यसभा सांसद के लिए भी क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को साथ देने का काम किया। जो कांग्रेस के साथ वफादार नहीं हुआ, MIM के साथ वफादार होगा क्या? सवाल ही नहीं है। तो इस तरह का इल्ज़ाम तो लगना तय है। क्यों कर भाई, क्या डील हुई उनसे, कैसे उनको टिकट मिल गया? ये तो सवाल तो कोई भी करेगा ना, ये सवाल जायज़ भी है, बनता है सवाल। बाकी उनका ईमान, ऊपर अल्लाह वाला है, अल्लाह है और नीचे वो है, उनका ईमान और आमाल जाने। बंद कमरे में कोई झांकने तो जाता नहीं है। सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर पार्टी आ रही है और वोट मांगते वक्त वादे पे वादे कर रही है, लेकिन जीतने के बाद आवाम का काम पूरा करने के लिए वो नामो निशान तक नहीं छोड़ते, वादे पर खरे उतरते नहीं हैं। जैसे कि विकास के नाम पर सड़कें हों, स्कूल हों, स्वच्छ के विभाग में काम करना हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सच है कि इस ताल्लुक़ से बहुत पिछड़े हैं हम, और कड़ा मेहनत, दल का झंडा गिराकर सारे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ही मुमकिन हो सकता है सीमांचल की तरक्की। अगर ऐसा नहीं करने से कम जो विधायक होता है या MP, और उस इलाके से एक विधान परिषद भी है, तो इन लोगों की एक समूलियत कोशिश होनी चाहिए कि भाई मेरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, नदी कटाव, एजुकेशन, रोज़गार का ज़रिया, रोज़गार मुहैया कराना, सरकारी नौकरियों पे हिस्सेदारी, हमारे बच्चों का प्लान पर रोकना, हमारे बच्चों को तालीम यहीं पर दिलाना, ये सारी चीज़ों पर अगर हमारी शमूलियत कोशिश नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, इसके लिए एक लंबी लड़ाई की ज़रूरत है। मैंने कल ही लाइव आकर के जानकारी दी है। पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ बनाना और उस पर टिका नहीं रहना, ये सबसे बड़ी भूल है। ये सबसे बड़ी भूल है। पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हुए अल्लाह ने अगर आपको कुर्सी दी, अवाम ने अगर आपको चुना, तो उस पर मुसलसल टिका रहना, ये काबिलियत और इलाके के लिए अच्छी सोच रखना, ये वक्त का इशारा हो जाता है कि एक अच्छी लीडरशिप की शुरुआत हो गई।
फिर सारे लीडरों को उस पर चलना मजबूरी हो जाती है और चलना ही पड़ेगा। शुरुआत तो करिए साहब। हमें हिंदुस्तान की आज़ादी मिले 78 साल हो गए। उससे पहले अंग्रेज़ों ने 200 साल हुकूमत की। लगभग 700 से 900 सालों के बीच मुस्लिम हुक्मरान रही हमारे इलाके में। लेकिन ज़रा ये बता दीजिए कि इन 1000 साल का रिकॉर्ड में सीमांचल की तकदीर व तस्वीर बदली क्या? सिर्फ इसलिए नहीं बदली कि सब एक होकर के हम लोगों ने कोशिश नहीं की। बहुत बड़ा मामला है तालीम का और बेरोजगारी का। छोटे छोटे कल कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग, जो बोतल आज यहाँ पर है, ग्लास है, ये पेन है, ये मैं जो आज जो यूज़ कर रहा हूँ, चश्मा है, मेरे पास सामने माइक है, ये हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान का ही प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं बन रहा है। ये कुर्सी टेबल है, ये जो हमने जो इसके ऊपर पर्दा लगाया है। लेकिन अफसोस की बात है, सिर्फ हम खरीदार हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, इन सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25 लाख 30 लाख का मकान बन रहा है, 25 लाख 30 लाख रुपए की ज़मीन खरीद सकता है ना? 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए बीघा ज़मीन खरीद सकता है खेत में, खेती की ज़मीन। और 2 लाख रुपए लगा करके हम बिजनेस नहीं कर पा रहे, अवेयरनेस की कमी है। तो ये कौन लाएगा? अच्छी लीडरशिप इसी को ना कहती है कि भाई हम इस पर काम करें, जगह जगह जागरूकता फैलाएं, अभियान चलाएं, उसके लिए योजनाएं बनवाएं। बिहार सरकार के हुकूमत में उसके लिए कानून पास करवा करके उद्योग के लिए कुछ ना कुछ करवाएं। भारत सरकार जो पार्लियामेंट सदस्य हैं वो वहाँ जा कर के इस मामले को उठाएं। एक टीम आए गवर्नमेंट के तरफ से भी, आपके तरफ से भी, और इस पर काम करें। रोज़गार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 में 90-95 नौजवान हमारे बाहर जाने पे विवश हैं, और बाहर जाने के बाद क्या होता है साहब? आज फिरदौस के साथ क्या हुआ बीरपुर का? बेइज्जतियाँ, मर्डर हो जाता है, लिंचिंग हो जाती है। वो बिहारी बेचारे को रहने का, सहने की कितनी परेशानियाँ, मच्छर काट रहा है, ना जाने कैसे, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है। और फिर हर हालत में टारगेट होता है कि महीने के आखिर में मेरे पास पैसा रहे ना रहे, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन है, मेरा भाई पढ़ रहा है, तो मुझे यहाँ से पैसा भेजना पड़ेगा। ज़रा ये सोचिए कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारने पे विवश हैं। और हर जगह हम मजदूर हैं साहब। यहाँ भी हम मजदूर हैं, दिल्ली और पंजाब हरियाणा में भी हम मजदूर हैं। हमारे हाथ में काम कब होगा? क्या यही तकदीर हमारी है? ये तकदीर हमारा वो नसीब बन गया है ना क्या? इसीलिए ज़रूरत है इस पर बड़ा काम करने के लिए। हमारे पास रोज़गार पलायन रोकने का मामला एक अहम मुद्दा मैं सोच रहा हूँ इस इलाके के लिए, इस सीमांचल के लिए, और बल्कि सीमांचल ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र का पूरा बिहार, पूर्वी उत्तरी छोड़ का पूरा बिहार इस एक अहम परेशानी से जूझ रहा है। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। बड़े उद्योगपति हैं जिनको 10 लाख रुपए दिन की आमदनी है साहब, उनको क्या ज़रूरत है? यहाँ जो 500 रुपये दिन कमाता है उसके लिए ना परेशानी है। अगर 10 दिन बीमार पड़ जाए, एक एक्स्ट्रा कोई खर्च आ जाए, घर में कोई शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम हो जाए, ज़रा सोचिए क्या बीतती होगी उनके, क्या बीतता होगा साहब हालात पर, उनका कितनी परेशानियाँ आ खड़ी होंगी। इसीलिए ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों पर काम करने की। दूसरा मामला है एजुकेशन का, तालीम का। अगर हमारे अंदर तालीम नहीं होगी तो हम पूरी दुनिया में अंधेरे में, यानी पूरी दुनिया में। तो पैसा और तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। पलायन दोनों मामले में हो रहा है। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, हमें रोज़गार के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है। पलायन रोकने के लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। मासूम रज़ा ने आवाज़ उठाई है। मैं चाहूँगा कि चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, हर नेता इसको मुद्दा बनाए। अगर इस पर नहीं करेंगे तो हमारी जो मुस्तकबिल की लड़ाई कोई फिर लड़ नहीं सकता। आने वाले इलेक्शन में आपका क्या रुझान है? कहाँ से और किस पार्टी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक जहाँ से है, मैं इलेक्शन का इरादा कर चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। चूँकि जितने मेरे चाहने वाले हैं, सलाहकार हैं, मशवराकार हैं, सबकी सोच है, ख्वाहिश है कि नहीं आपको आना चाहिए। तो क्षेत्र थोड़ा बता दीजिए सर। क्षेत्र बहादुरगंज।
बहादुरगंज के अलावा अगर दूसरी जगह से आपको टिकट मिलती है तो? नहीं, बहुत जगह से बोला जा रहा है, लेकिन काम हमने बहादुरगंज में किया है। आईना मेरा बहादुरगंज है, तो हम बहादुरगंज से लड़ेंगे इंशाल्लाह। बहादुरगंज क्षेत्र से लड़ेंगे। अगर जनता आप पर भरोसा करती है और जिताकर आपको विधानसभा भेजने का काम करती है, तो आप उनके लिए क्या वादा करना चाहेंगे कि जीतने के बाद उन वादों को जनता के लिए पूरा करने की कोशिश करेंगे? अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ा मामला है प्लान का, चाहे वो तालीम के ताल्लुक से हो, चाहे रोजगार के ताल्लुक से हो। इस पर बड़ा काम करने का, मुहिम चलाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक लीडर ही है जो इसको बदल सकता है, बदल कर रख सकता है। अगर हमने इस पर काम करना शुरू किया तो तारीखी काम होगा इंशाअल्लाह ताला। अफसोस की बात है कि हमारे लीडरशिप में ये कमी क्यों रह गई। एक रोज़गार ही एक ऐसा ज़रिया है। अब अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने बच्चों को लंदन में पढ़ा सकते हैं, अमेरिका में पढ़ा सकते हैं, इंग्लैंड में पढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों को किशनगंज में भी नहीं पढ़ा सकते, बहादुरगंज में भी नहीं पढ़ा सकते। दूसरा, अगर हमारे पास तालीम है तो हमारे बच्चों को हिंदुस्तान के किसी कोने में भी, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, सर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, किसी भी मुल्क में नौकरी मिल सकती है। अगर तालीम नहीं है तो मजदूर का मजदूर ही बनकर रह जाएंगे। इसके लिए लंबी लड़ाई की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी कायम करने की ज़रूरत है, कॉलेजेस कायम करने की ज़रूरत है, और छोटे छोटे कल कारखाने वगैरह कायम करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरर बनने की हमें ज़रूरत है, सप्लायर हमें बनने की ज़रूरत है। सिर्फ हम दूसरे का सामान, प्रोडक्ट खरीदने वाला ना बनकर रह जाएं, हमें प्रोडक्ट सप्लायर भी बनना पड़ेगा, तभी मुमकिन है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही हम तरक्की कर सकते हैं। इसकी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, जैसे आज भी हमारे यहाँ किसान परेशान है, किसानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, हमारी ज़मीनें कट रही हैं, नदी से हम तबाह हैं, पुल नहीं बन रहा है सर। पुल नहीं बन पा रहा है, कम्युनिकेशन से हम परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी हो जाएंगी। लेकिन जिस पर आज 78 सालों में काम ना हो सका, वो प्रॉपर वे रोज़गार पर काम नहीं हो सका, तालीम पर काम नहीं हो सका। इसके लिए बड़ा मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इसी की एक कड़ी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आंदोलन, जो आज भी अधूरा नज़र आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आंदोलन का नाचीज़ उसकी बुनियादी से लेकर के 2011 को जो अहम हम लोगों ने मेन धरना दिया था, तब तक 2 साल मुकम्मल लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। उसमें एक छोटा सा रुकन मासूम रज़ा भी था। अल्लाह का करम, ये फ़ख्र हासिल है मुझे। ये हमारी कोशिश थी कि अगर एक यूनिवर्सिटी का ब्रांच हमारे यहाँ कायम हो जाता है तो हम बाकी सारी चीज़ों के लिए धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको वहीं का वहीं लटका कर रख दिया गया है। इसमें हाथ किसका हो सकता है सर? मैं कहूँगा हाथ जिसका हो, पॉलिटिकल, हमारे जो MP MLAs क्या कर रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं आप? ये जो 5 लाख 7 लाख लोग हम लोग उतर कर आए थे, NH-31 जाम किया गया था, रेलवे जाम किया गया था। नीतीश कुमार और बीजेपी की हुकूमत उस वक्त भी थी। 12:30 बजे रात को समझौता करने पे मजबूर हुआ हुकूमत। 12:30 बजे रात को समझौता के बाद हम लोगों ने धरना तोड़ा था। इसकी लाज रखी क्या आप लोगों ने? लाज रखी क्या? सारे झंडे गिराकर एक प्लेटफॉर्म पर किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट बैनर तले धरना हुआ था। उस बैनर का मैं सदस्य रहा हूँ, मैं सदस्य ही नहीं, इसकी शुरुआत करने वालों में एक मासूम रज़ा भी है, 3-4 लोगों में एक मासूम रज़ा है। मैं कहना चाहूँगा कि भाई उसकी लाज आप लोगों ने क्या रखी? क्या कोशिश रही आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका अपना मकाम मिल जाए किशनगंज में चालू कराने के लिए? कुछ नहीं, सिर्फ MP बनना है, MLA बनना है, खामोश रहना है, रोड का जाकर के उद्घाटन कर देना है, माला पहन लेना है, तालियां बज जानी है, और कोई मतलब नहीं साहब। गुजरात का आकर के ठेकेदार काम कर रहा है कि बंगाल का, कलकत्ता के का ठेकेदार आकर के काम कर रहा है या पटना का, कोई मतलब नहीं है साहब। हमारे लड़के कहाँ गए? रोजगार जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं उसमें भी हमारे लड़कों को उसका 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं पहुंचने दे रहा है, इसलिए कि इन लोगों का कमीशनखोरी का जो मसला है, वो जो परसेंटेज, जो PC का जो मसला है, वो आ गया, कहानी खत्म। जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। मैं RJD का हूँ साहब, मैं MIM का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं BJP का हूँ, बस ये लेते रहो आप तमगा और जीते रहो, अपनी रोटी सेकते रहो और अपने बच्चों को रोजगार के लिए बाहर भेजते रहो, दूसरों के यहाँ ठोकरे खाने के लिए छोड़ दो न भाई।
लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को समझिए। जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से पहले भी सोचिए और बाद में भी सोचिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जिस दिन इस सवाल का जवाब आ जाएगा उस दिन सोच समझकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। हम करेंगे जिंदाबाद इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमारे शर्तों पर। जो टीम, जो पार्टी, जो लोग, जो लीडर हमारे लिए खड़ा रहेगा हम उसके लिए ज़रूर करेंगे। जो खड़ा नहीं रहेगा सिर्फ भड़का करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, हम ये होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ी लंबी लड़ाई के लिए चल पड़े। बहुत अच्छी बात कही है कि आप लीडर को देखिए, सिर्फ बयानबाजी को मत देखिए, अब काम को देखिए। काम को देख करके आप कैंडिडेट चुनिए और जो खड़े उतरने की कोशिश करे उसको आप चुन करके आगे भेजने का काम करें। सर, पिछले विधानसभा इलेक्शन से लेकर अब तक जो 4 साढ़े 4 साल में काम हुआ है वो कितना हुआ और क्या इसमें कमी रही और कितना होना चाहिए था, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुख्तसर। देखिए, कुछ काम तो हुआ है, इनकार नहीं किया जा सकता इस बात पर। पिछले 17 साल के मुकाबले 4 साल में बहुत काम हुआ है, ये बात सच है। लेकिन जो काम ज़रूरत की थी नहीं हो सका। जैसे बहादुर टरागाछ का आज हाल देख लीजिए, रोड का। मटियारी पुल हो जाना चाहिए था। मटियारी पुल के साथ बीबीगंज में जो बॉर्डर पे जो पुल बना है, बॉर्डर रोड का पुल, वो अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ का जो नदी कटाव की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर बड़ा काम होना चाहिए था। नदियों के तटों पर बांध बांधना था, उसकी कमी आज भी है। अच्छा, कुछ जगहों पर 2017 में ही कट गया था, जहाँ पर आज भी पुल नहीं बन सका, या कम से कम उस गैपिंग को भर दिया जाता नाला से, और कम से कम आने जाने की सुविधाएं हो जाती, वो नहीं कर सका। ऐसा 17 जगह है, मेरा सर्वे है, चूँकि मैं डेली दौरा करता हूँ, तो 17 जगह ऐसा है जहाँ पर इस तरह की कटिंगें हैं, कल्भर्ट टूटा हुआ है और कम्युनिकेशन गैपिंग का मसला है। तो इन जगहों पर काम नहीं हो सका है। अच्छा, एजुकेशन पर बड़ा काम होता, हेल्थ पर बड़ा काम होता। बीमारी तो हर घर में है, लेकिन हर घर में उतना पैसा नहीं जो सिलीगुड़ी और हम लोग पटना जा सके। तो उसके लिए बहादुरगंज में ही एक अच्छा हॉस्पिटल कायम हो सकता था, उसके लिए आवाज़ बन सकते थे, वो ना बन सके। तो ये कुछ कमियां हैं, मैं जो जानता हूँ, जो समझ सकता हूँ। तौसीफ आलम साहब एक मुद्दा उठाए हुए हैं कि ईंट भट्ठा वाला, ईंट की कीमत ज़्यादा लेना, और ये चर्चा बहुत आम हो चुका है, तो इस पर क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, ये दूध उतर आए और 5500 हो जाए तो भैया हम भी माला पहनाएंगे, वेलकम करेंगे, आइए साहब। मैंने भी घर बनाया, बड़ा जूझ कर बनाया। 8200 रुपये से ख़रीदना शुरू किया था और 11,000 साढ़े 10,000 तक मैंने ईंटा 1000 ख़रीदा है। तो भैया ये तो बहुत वो चीज़ है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ चुनावी वादा है मोदी जी का, वो 15 लाख की तरह कि आओ नौजवानों को भड़काओ और जीत जाओ, बस ये चुनावी मुद्दा है इनका और कुछ भी नहीं है। आज से 7 साल पहले, तकरीबन 6.5 से 7 साल पहले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का वो बयान अभी वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि भाई 8,500 रुपये आपको लेना है ईंट का दाम, जीएसटी छोड़कर। तो इन 6.5 साल 7 साल में महंगाई भी बढ़ी है। ईंट का दाम तो सस्ता होना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन कितना सस्ता होना चाहिए ये तय कौन करेगा? इन पिछले 17 सालों में कभी समझ में नहीं आया इनको। ये जो पिछला 5 साल चल रहा है और किसी को समझ में नहीं आया। जिला परिषद के चेयरमैन हैं उनके भाई, उनको भी समझ में नहीं आया। लेकिन चूंकि अभी चुनावी मुद्दा है तो एक मामला उठा दिया गया। ठीक है, उनका दूसरा स्टेटमेंट आ गया है 7,000 का, तो 5500 और 7,000 में 1500 रुपये का फ़र्क है। अब फिर बयान आ जाएगा, देख लीजिएगा, करीब 9,000 का है ना, और 9.5 से 10,000 रुपये ईंटा अभी भी मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, मिल जा रहा है। कहीं कहीं हो सकता है कि 10,000 का भी हो, 10,500 का भी हो, उस साइज में भी फ़र्क का मसला रहता है। देखिए, ये मसला क्या है कि चुनावी मुद्दा से ज़्यादा सर जोड़ कर बैठकर मामले को ट्रांसपेरेंसी के रूप में लाने की भी ज़रूरत है, ये बात सच है।
लेकिन ये बात सिर्फ कि भाई मैंने 5500 बोल दिया, अब देखो 8,500 रुपये 1000 हो गया, पहले 12,000 रुपये ले रहा था, कहीं भी 12,000 रुपये ईंट का दाम नहीं ले रहा है, 11,000 भी नहीं ले रहा है, 10 से 10,500 के बीच है, कहीं 10,000। मेरे बराबर में अभी एक उसमें जाना, फातिया में मुझे जाना है, वो 9,500 रुपये लिया है, 9,500 रुपये लिया है, ईटा ला करके गिराया है। तो रेट कहीं ना कहीं 9,500 से 10,500 के बीच है। तो हमने पता लगाया कि भैया क्या मामला है, तो पता चला कि ईंट का साइज का भी मसला है, ईंट का पकने का जो 1 नंबर जो मामला है, और साइड पैकेट का मसला है, और उसके बाद जो मीठा पाक जिसे कहते हैं वो वाला मसला है। तो ये कई चीज़ें हैं जिस पे रेट का फ़र्क पड़ जा रहा है। तो इंची इंची भी फ़र्क होने से फ़र्क पड़ रहा है, सूत भी फ़र्क होने से फ़र्क पड़ रहा है। अब रही बात कि भैया ईंट का लेकर के बड़ा मुद्दा बना करके हाँ मैंने कम करा दिया या कम कराइए ना साहब, वेलकम करेंगे, कराइए, मैं कह रहा हूँ कराइए, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। आपने कहा था कैंसर का इलाज फ्री में करवाएंगे, आपने कहा था कि बीएड हम फ्री में करवाएंगे, क्या हुआ साहब? इंजीनियरिंग हम फ्री में करवाएंगे, क्या हुआ इन लोगों का? जुमले बहुत सारे आपके आए हैं, जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर उतारने से काम चलेगा। ज़मीन पर उतारिए, 17 साल लोगों ने आपको मौका दिया है, वो दिन भूल जाइए, अब आपको दोबारा कोई मौका देने वाला नहीं है। वो दिन बहुत दूर की कौड़ी हो गई। आप इस तरह का मुद्दा खेलते रहेंगे और चाहेंगे फिर मैं किसी तरह से जीत जाऊं। इन 17 सालों में एक क्वेश्चन ना कर सका जो बंदा, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम देखा है जिला पदाधिकारी महोदय को वो मेमोरेंडम देते हुए। इनके शायद पैर कब कपाते हैं एसपी साहब और डीएम साहब से मिलने से, ये खौफ खाते होंगे। अब तक कोई मीटिंग नहीं साहब, 17 साल अल्लाह ने आपको राजा बनने का मौका दिया यहाँ का, 17 साल की कुर्सी संभालने के बाद भी राजा माने रखता है कुर्सी की, सब किसी के नसीब में नहीं होता है। क्या इस कौम की क्या खिदमत को आपने अंजाम दिया साहब? इसलिए ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है उनका, और ये दूर की कौड़ी है, कोई मामला नहीं है इस पर। हाँ, चुनावी हमारे भट्टा वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ के गरीबों के बारे में भी सोचें। उद्योग हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं है, बंद है। रोज़गार के लिए हमारे नौजवानों को मौका दें। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो कैसे ईंटा बनाएंगे, हमारी औरतें कैसे बना सकती हैं, उनको ट्रेनिंग दें। रोज़गार के लिए सोचें, यहाँ के लोगों के लिए सोचें। ये मेरी गुजारिश है इन लोगों से, सभी भट्टा वालों से, कि भैया हमारे यहाँ के लोग दूसरी जगह जा कर के दूसरी जगहों पर मजदूरी करते हैं, और बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, ना जाने कहाँ कहाँ से वहाँ के मजदूर आकर के ईंट भट्टों पे काम करते हैं। एक बड़ा मसला है। तो हमारे नौजवानों को रोज़गार के लिए भी मेरे उद्योगपति भाइयों से गुजारिश है, भट्टा मालिकों से गुजारिश है कि हमारे नौजवानों को रोज़गार देने की कृपा की जाए, मेहरबानी करें। सर, बहादुरगंज क्षेत्र से जो जीते हुए कैंडिडेट हैं आरजेडी से, वो तो जीते हुए हैं, और जिसको एमआईएम की टिकट दी गई है वो इससे पहले 17 साल की हुकूमत कर चुके हैं। तो इन दोनों के दरमियान या इस तरह के कैंडिडेट के दरमियान आप जब चुनावी लड़ाई के लिए उतरेंगे तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको किस किस चुनौतियों से लड़ना पड़ा? देखिए, चुनौती तो है ही, ऐसा नहीं है। आरजेडी से नहीं जीते हुए थे, एमआईएम से जीते हुए थे। अंजार साहब आरजेडी में चले गए, एक साहब कांग्रेस से थे, वो एमआईएम में आ गए। ठीक है साहब, दोनों के बीच रद्द-बदल हुआ है। मसला क्या है कि मेरे साथ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे साथ मेरे लोग हैं, यहाँ की आवाम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अल्लाह का करम है, पार्टी टूटी थी, एमआईएम नहीं टूटा था। एक एक कार्यकर्ता एमआईएम में बना हुआ था, लेकिन पार्टी का गलत फैसला ने आज एमआईएम को तोड़ दिया। एक एक कार्यकर्ता हम लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, 1-2% ही रह गए हैं। वो सब मेरे साथ बने हुए हैं। हर दिन किसी न किसी से मुलाकात होती है, इलाके में हम दौरा करते हैं, इलाके के बीच जब जाते हैं ये महसूस हुआ है कि नहीं, मासूम रज़ा को इलेक्शन में आने की ज़रूरत है। मेरे साथ मेरे लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, चुनौती है, ये बात सच है। चुनौतियों के बगैर फिर राजनीति कैसी, सियासत कैसा? चुनौती है, इंशाअल्लाह ताला ये हम पार लगाएंगे इंशाअल्लाह, बड़ी बात नहीं है। आजकल हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा होने लगा है, और ख़ासकर एक तबके को टारगेट में लिए ये
काम को अंजाम दिया जा रहा है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक तो हम दूसरी जगहों के बारे में सुन रहे थे। झारखंड से तबरेज का नाम सुना, जाकिर कुरैशी साहब का नाम सुना, फिरदौस उर्फ असजद साहब का जो आज जो हादसा हुआ वो हमारे बाजू में हुआ है। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर बिरपुर, बालूबारी बिरपुर है। वहाँ का एक बच्चा अभी 6 माह पूर्व पहले ही कबल ही उनकी शादी हुई थी। वो बंदा जाते हैं यहाँ से प्रदेश, और प्रदेश में जाने के बाद उनके साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है। और क्यों मॉब लिंचिंग हो जाती है? चूँकि टोपी उनकी किसी ने नीचे गिरा दी, और टोपी जिसने गिरा दी या छीन ली, छीन कर फिर खुद से उन्होंने पहन ली। इन्होंने कहा टोपी मेरी शान है, इसकी बेइज्जती मत करो। वो टोपी उनसे लेने की कोशिश की तो उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शाहपुर के अशफाक साहब हुए और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, ये दाढ़ी और टोपी, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का इल्ज़ामात लगा करके मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की तारीख में दाढ़ी और टोपी लेकर सफ़र करना भी बहुत मुश्किल हो गया है मुसलमानों के साथ। ये हिंदुस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए, और हिंदुस्तान की हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस मसले पर मैं आईना दिखाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमने हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा मुसलमानों की कुर्बानियाँ रही हैं। इस मुल्क की आज़ादी के साथ साथ तरक्की दिलाने के लिए जो मुसलमानों ने अहम रोल अदा किया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हों या हमारे साइंसदान लोग हों या हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब हों या हमारे अभी जो जितने अब्दुल कलाम साहब हों, और हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हों, आईएएस ऑफिसर्स बनकर हों, किसान हों, मुसलमानों का जितना बड़ा रोल रहा है हिंदू भाइयों से कहीं कम नहीं रहा हमारा। हमें कहाँ आप इस मुल्क के ख़िलाफ़ पाते हैं जो इस तरह का मामला करते हैं। ये बहुत तकलीफ़ दे वाली बात है। इस पर एक बड़ा कानून, इसके ख़िलाफ़ एक कानून बनना चाहिए। लिंचिंग के ख़िलाफ़ जो सज़ाए मौत की कम से कम सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, और फांसी की ही सज़ा नहीं बल्कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। बिना सोचे समझे इस कानून को तुरंत पास कराने की वक्त की अहम ज़रूरत है। सर, जैसे कि मोदी हुकूमत का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जहाँ ये नारा है वहीं पे अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसके वादे में कमी है, जिसकी वजह से इस तरह के मामला सामने आते हैं। ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और। अगर सबका साथ सबका विकास इनका होता तो ज़रा ये बता दे कि भाई इतने सांसद में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको आपने टिकट दिया। पूरे हिंदुस्तान में आपकी पार्टी आज राइज कर चुकी है। विधानसभा में भी आप किसी को टिकट नहीं देने का काम करते हैं। एक बड़ा लीडर है शाहनवाज साहब, उसके लिए आपने क्या किया? मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो आपका चेहरा बना हुआ था, क्या किया साहब आपने उनके लिए? तो ये हाथी के दांत हैं, इनका करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है।